Everyone, this is Sumi here. You all are watching Sumi Commerce Classes. गाइस, आज का जो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है सब्सक्रिप्शन के बारे में। आप सभी को पता है कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी कर रहे थे ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसी सीरीज में आज हमारी जो वीडियो है उस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है ये, जिसमें हम सब्सक्रिप्शन के बारे में या जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं क्या क्या उनके सोर्स होते हैं, उनकी इनकम के कैसे कैसे हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट, ये ऑलरेडी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि एनपीओ क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रिलीजियस रिलेटेड आता है, रिलीजन से यानी कि धर्म से रिलेटेड आता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ट्रेड यूनियन हो गई, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव्स हैं या फिर म्यूचुअल ट्रस्ट हो गए, हेल्थ से रिलेटेड जो हमारी चिकित्सा सुविधा हमें प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक एंड सोशल बेनिफिट के लिए, सोसाइटिकल बेनिफिट के लिए जो होते हैं, तो इस तरह से इसमें इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, यहाँ पे आपको इसमें शो हो रहे हैं दो तरह के, एक होता है सोशल और एक होता है कम्युनिटी, यानी कि जिसका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि क्या करना होता है, समाज की सेवा करना होता है। लोगों का कल्याण करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। अब उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ आइटम्स पढ़ेंगे जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती हैं। जैसे सबसे पहला, इनकी आय का जो मुख्य साधन होता है वो कहाँ से मिलता है इन्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा, दूसरा लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क, जो भी इसके मेंबर बनते हैं उनके लिए होता है ये। एंडोमेंट फंड यानी कि समर्पित निधि, 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क, डोनेशन दान जैसे हमारा दो तरह का होता है, जनरल और स्पेसिफिक। और उसके बाद है लिगेसी यानी कि वसीयतनामे के अंतर्गत प्राप्त राशि। तो देखिए सबसे पहला इसमें से है सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, चंदा क्या होता है, चंदा लाभ ने कमाने के लिए जो स्थापित संस्थाएं होती हैं उनकी आय का मुख्य साधन होता है। ये प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट में लिखा जाता है। तो नीचे सब्सक्रिप्शन अकाउंट का इसमें दे रखे हैं आपको, सबसे पहले पर्टिकुलर डेबिट साइड में, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। तो जो चंदा होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा होता है। करंट ईयर से संबंधित जो चंदा होता है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। चंदा कैसे, जो कि ग्रांट है या जो भी है पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, लोग जैसे दान देते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन के अंदर इसमें आता है। उसके बाद है कि एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम सब्सक्रिप्शन के लिए। जैसे सबसे पहला है, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, आपको इसमें 4 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, यानी कि जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है यानी कि अदत्त चंदा है, एक तो साल के एंड में करंट ईयर के और एक साल के शुरुआत में, इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, जब हमें चंदा एडवांस में ही मिल जाता है करंट ईयर के एंड में। और लास्ट में है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये 4 केसेस आप लोगों को जब भी सब्सक्रिप्शन की आप ट्रीटमेंट करते हैं तो इनका ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे सबसे पहले देखिए कि अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन होगा, जो हम लिखते हैं करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, जैसे कि मैंने इसमें बताया आप लोगों को कि जो सब्सक्रिप्शन होता है करंट ईयर से रिलेटेड उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो उस सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग जो ये सब्सक्रिप्शन होगा इसे हम ऐड कर देंगे। ध्यान रखना कि इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो सब्सक्रिप्शन लिखा है उसमें ऐड कर दिया जाएगा और इसे फाइनल बैलेंस शीट में किस में लिखा जाएगा, एसेट्स में।
उसके बाद केस नंबर 2, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है अगर करंट ईयर के बिगिनिंग में, तो हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी सब्सक्रिप्शन होगा उसमें से इस सब्सक्रिप्शन को, वो सब्सक्रिप्शन जो कि बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है उसे हम यहाँ पे घटा देंगे और इसे ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देंगे। केस नंबर 3, सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस में रिसीव हो गया है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये अगले वर्ष की आय है जो इस साल एडवांस में प्राप्त हो गई है, तो इसे हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में से जो रिसीव्ड इन एडवांस है उस सब्सक्रिप्शन को क्या कर दिया जाएगा, माइनस, और इसे फाइनल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। एंड लास्ट में केस नंबर 4 कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये राशि भी पिछले वर्ष अग्रिम में प्राप्त हो गई, तो इसीलिए इसे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन जो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है करंट ईयर का, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे और लास्ट में इसे ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो ये इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे कि इस जो सब्सक्रिप्शन है किस किस केस में, अगर वो आउटस्टैंडिंग है या फिर सब्सक्रिप्शन एडवांस में प्राप्त हो गया है तो हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम इसे ना एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इस एग्जांपल में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट क्लब का, जिसने बैलेंस दिखाया है 68,500 जो कि रिसीव्ड हुआ था बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्होंने आपको दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2015 को 6,500 का। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 31 मार्च 2015 को 4100 का। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2016 को 5400 का, और सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो चुका है 31 मार्च 2016 को, वो आपको दे रखा है 2,500 का। हमें इसके लिए क्या करना है, शो हाउ द अबव इंफॉर्मेशन वुड अपीयर इन फाइनल अकाउंट्स। इसके लिए हम कैसे जो है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। इनकम में हमारे पास जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन का बैलेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है वो 68,500 है। तो हम इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन में क्या लिखेंगे, 68,500। अब हम सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन 68,500, उसके बाद उसमें से लेस करेंगे जो आउटस्टैंडिंग है ऑन 31 मार्च 2015। अब 16 तो करंट ईयर हो गया और जो 15 है वो कौन सा ईयर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर जो था आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2015 को, हमें बैलेंस दे रखा है 6500 का। तो हम क्या करेंगे कि 68,500 में से इसको क्या कर देंगे, लेस, बैलेंस हमारा कितना बचेगा, 62,000। फिर हम उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 का, वो हमारे पास बैलेंस कितना दिया हुआ है, 5400 का, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो इसका टोटल आ जाएगा 67,400। फिर उसके बाद ऐड करेंगे जो रिसीव्ड हुआ है एडवांस में। सो याद आपको क्या रखना है कि आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है एट द एंड वाला उसे लेस करना है, और जो बिगिनिंग वाला है उसे ऐड करना है। इसी तरह से रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015 वाला ऐड करना है, और जो 31 मार्च 2016 में है रिसीव्ड इन एडवांस 2,500 का, वो क्या करना है, लेस। तो इस तरह से हमारा जो बैलेंस है वो कितना आ जाएगा, 69,000। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सब्सक्रिप्शन का जो है वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसमें अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखिए तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले बाय बैलेंस BD, जो कि हमारे पास बैलेंस हमें दे रखा है 31 मार्च 2015 का, वो बैलेंस कितना दे रखा है, 4100। उसके बाद बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ से कितना ट्रांसफर हम करेंगे, 68,500। उसके बाद टू बैलेंस BD जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2015 वाला,
6500। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले टू बैलेंस CD जो हमें बैलेंस दिया हुआ है जो लास्ट में बचता है वो 2500। इसी तरह से बाय बैलेंस CD जो आउटस्टैंडिंग है 5400। तो हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जो जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर कितना बच जाएगा 69,000, जो हमने लास्ट स्लाइड में सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट की है। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग। तो बैलेंस शीट 31 मार्च 2015, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है एडवांस में लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा कितना 4100। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है उसे हम एसेट साइड में लिखेंगे, क्योंकि जब हमने इसकी ट्रीटमेंट पढ़ी थी अभी जो केस, उसमें क्या था कि आपको सब्सक्रिप्शन को बैलेंस शीट के अंदर भी दिखाना है। तो सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2015 वाला वो एसेट साइड में आ जाएगा, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 4100 का वो किस में आ जाएगा लाइबिलिटी में। इसी तरह से बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016, उसमें जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 5400 का वो एसेट साइड में आ जाएगा, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 2500 का वो किस में आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद ये तो था सब्सक्रिप्शन का केस। नेक्स्ट जो केस हमारा आता है वो है लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क। क्या होता है कि कुछ जो पार्टनर होते हैं, कुछ जो सदस्य होते हैं मेंबर, प्रतिवर्ष यानी कि हर एक साल चंदा देने की बजाय क्या करते हैं, एक इकट्ठी राशि एक बार में देकर और वो संस्था के लाइफ टाइम के मेंबर बन जाते हैं। इनसे प्राप्त राशि आजीवन सदस्यता शुल्क कहलाती है, कि जो इनसे एक बार में प्राप्त हो जाती हैं। ये राशि किसी एक वर्ष की नहीं होती है, बल्कि ये राशि कब की होती है, पूरे जीवन के लिए। इसे हम कैपिटल रिसिप्ट, जब वो राशि हम पूरे साल के लिए मानते हैं तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट मानकर जो स्थिति विवरण है, जो बैलेंस शीट है, उसमें क्या करेंगे, कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देंगे, या फिर हम अलग से लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। तो ये लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, बार बार नहीं लाई जाती, इसलिए इसको क्या माना जाता है, पूंजीगत प्राप्ति। उसके बाद थर्ड केस इसमें आता है एंडोमेंट फंड का। एंडोमेंट फंड क्या होता है, ये एक ऐसा कोष होता है जो किसी वसीयत या उपहार के कारण, जैसे कि हमें कोई वसीयत प्राप्त होती है या फिर कोई गिफ्ट मिलता है, तो किसी वसीयत या उपहार के कारण क्या होता है, ये जो है राशि वो दी जाती है, जिसमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए ये प्रयोग की जाती है। हम इसे भी, क्योंकि डेली ये भी नहीं मिलती है, इसीलिए इसे पूंजीगत प्राप्ति मान लेते हैं, क्योंकि इसे संस्था को स्थायी रूप से आय प्राप्त होती रहती है, इसीलिए लायबिलिटी साइड में अलग से कोष के रूप में इसे भी लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है, जैसे भी कोई मेंबर संस्था का बनता है तो सबसे पहले उसे प्रवेश शुल्क लिया जाता है। ये जो शुल्क होता है वो नए सदस्यों के प्रवेश के टाइम पे होता है। इसमें एक कंफ्यूजन होती है, जो कंफ्यूजन क्या है कि हम इसको पूंजीगत आय माने या फिर हम इसको आयगत माने। जैसे हमारा पहला पक्ष है कि अगर हम इसको कैपिटल जो है इनकम मानते हैं, इस पक्ष के अनुसार यह एक सदस्य से केवल एक ही बार प्राप्त होती है, बार बार प्राप्त नहीं होती है, और बार बार जो राशि प्राप्त नहीं होती है, इसलिए उसको कैपिटल इनकम मानते हुए बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोग इसे आयगत आय मानने के पक्ष में होते हैं, तो इसके अनुसार यह एक व्यक्ति से एक ही बार प्राप्त होती है। अब नए नए व्यक्ति आते हैं, इसीलिए हर साल ये नियमित रूप से प्राप्त होती है, और अगर हर साल प्राप्त होती है तो इसलिए इसे रेवेन्यू इनकम माना जाता है, और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन में अगर आपको क्लियरली ना बोल रखा हो, स्पष्ट सूचना के न दिए जाने पर इसे आयगत मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट में लिख सकते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को दोनों केस क्लियर हो गए होंगे कि एंट्रेंस फीस को हम पूंजीगत आय माने या फिर हम इसको आयगत माने। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 5 हमारा, जो कि आता है डोनेशन यानी कि दान। दान क्या होता है, इसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, डोनेशन को।
व्यक्तियों, संस्थाओं, कंपनियों, इनसे जो हमें ग्रांट मिलती है वो हम इसमें शामिल करते हैं। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, तो ये डिपेंड करते हैं इसके नेचर पे कि डोनेशन का नेचर कैसा है, स्पेसिफिक डोनेशन है या फिर जर्नल डोनेशन है। स्पेसिफिक किसी विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य हो सकता है जैसे कि बिल्डिंग के लिए दिया जाए या फिर कोई स्विमिंग पूल बनाना है या फिर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है, तो इसका एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया। तो ये कैपिटल नेचर का होता है, इसीलिए से बैलेंस शीट की कौन सी साइड में लिखा जाएगा, लाइबिलिटीज में। इसी तरह से जो हमारा जर्नल डोनेशन होता है वो ये भी दो तरह का होता है, बड़ी राशि का सामान्य दान और छोटी राशि का। बड़ी राशि का सामान्य दान इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है, और क्योंकि ये दान बार बार मिलने की संभावना नहीं होती। छोटी अमाउंट का जो होता है इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि ये हर साल मिलते रहते हैं। इसलिए कोई दान छोटा हो या बड़ा हो, ये प्रत्येक संस्था के आकार और उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो संस्था कैसी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा लिगेसी। लिगेसी क्या होती है, वसीयतनामा, यानी कि वसीयतनामे के अंतर्गत जो राशि प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी संस्था की नियमित आय नहीं होती है, क्योंकि वसीयत मतलब बार बार नहीं होती है, इसलिए इसे पूंजीगत मानकर स्थिति विवरण के अंदर लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। उसके बाद कुछ और इसमें पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हम सेल करते हैं ओल्ड एसेट को, पुरानी संपत्ति की बिक्री। पुरानी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इससे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो लिखा जाएगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि 5,000 रुपये का कुल फर्नीचर है हमारे पास, जिसमें से 1,000 रुपये का फर्नीचर 400 रुपये में बेच दिया। हमने 1,000 का फर्नीचर 400 रुपये में बेच दिया, तो 600 रुपये का उसमें लॉस हो गया। तो इस लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, और 5,000 के टोटल फर्नीचर में से जो हमने 1,000 का सेल किया है, तो बाकी कितना बच गया, 4,000 रुपये का जो फर्नीचर है उसे हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब हम पुराने अखबार है जैसे या खेल का पुराना सामान है हम वो बेचते हैं, तो पुराने अखबारों, खेल का जो पुराना सामान है उसकी बिक्री की राशि ये प्राप्ति एवं भुगतान खाते जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमारा होता है उसके डेबिट में लिखी हुई होती है। इसके लिए ये नियमित प्रकृति के होते हैं, क्योंकि हम रद्दी जैसे कि अखबार हैं उनको नॉर्मली बेचते रहते हैं। पुराना अखबार, खेल का सामान डेली मतलब कि हर ईयर टू ईयर ये सेल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ ऑनोरियम। जो व्यक्ति संस्था का वेतन प्राप्त कर्मचारी नहीं है, हम उसको जो ऑनोरियम देते हैं, जैसे कि लेक्चर देने के लिए कोई आता है बाहर से तो हम उसको देते हैं ऑनोरियम। तो इस तरह से जो भुगतान किया गया व्यावसायिक शुल्क कहलाता है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसमें, तो वो देखिए, जैसे सबसे पहली है कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति। हमने इसको डिस्कस किया था कि हम पूंजीगत प्राप्ति या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है, आयगत प्राप्ति, ये दो चीजें हमने पीछे पढ़ी हैं अभी। तो ये होती क्या है, ऐसी प्राप्ति जो संस्था की नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस है, एंडोमेंट फंड है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ऐसी प्राप्तियां जो संस्था को नियमित रूप से प्राप्त होती हैं उन्हें हम रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। इसके अंदर आता है जैसे कि प्राप्त हमें कोई किराया है, या फिर जो संस्था से प्राप्त ब्याज हो गया, या प्रवेश शुल्क हो गया, या पुराने अखबारों के विक्रय से प्राप्त राशि होगी, तो वो कौन सी होती है, जो नियमित रूप से प्राप्त होती रहती हैं। उसके बाद आता है कि इसमें नेक्स्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसकी दशा में हम पूंजीगत खाता जो होते हैं वो नहीं बनाया जाता है। संपत्तियों एवं बाह्य दायित्वों का जो अंतर होते हैं वो हम इसमें किसके अंदर दिखाते हैं, कैपिटल फंड के अंदर उसके नाम से जाना जाता है, जिसमें हम दिखाते हैं। और प्रति वर्ष आय एवं व्यय के अंतर को
इस कोष में हम ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे कैपिटल फंड को सामान्य कोष के नाम से जाना जाता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है? जो कंट्रीब्यूशन देने वाले होते हैं उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत से विशेष कोषों की स्थापना की जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स फंड हो गया, चैरिटी फंड हो गया। तो ये पुस्त पालन की टेक्निक होती है जिसमें किसी विशेष कार्य के लिए प्रत्येक अंशदान के लिए अलग पुस्तकें रखी जाती हैं, जिसके अंतर्गत हमारा प्रतिबंधित कोष भी आ जाते हैं, अप्रतिबंधित भी आ जाती है। हम फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी रख लेते हैं, समर्पित कोष भी, इस तरह से ऋण कोष भी। और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है कि इस पद्धति में हर एक कोष के लिए, हर एक फंड के लिए हम अलग पुस्तकें नहीं रखते। फंड बेस्ड के अंदर तो जैसा फंड है हम उसके बेस पे अलग से बुक रखते हैं, लेकिन इसमें जो है वो नहीं रखी जाती। आय व्यय के सभी मदों को इस खाते में आय व्यय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया मेनली सब्सक्रिप्शन के बारे में और वो सारे के सारे इनकम के सोर्सेस जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं, इसके बाद 2 वीडियो और आएंगी, जिसमें एक में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डीपली बड़े स्टडी करेंगे और एक में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। तो तब